एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात उन अधिकारियों की जिनको सम्मानित किया गया। उत्तराखंड में अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया गया है। सचिवालय में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अलग अलग क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्टता और सुशासन पुरस्कार 2019-20 से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने 17 अधिकारियों को पुरस्कृत किया। व्यक्तिगत श्रेणी में 3 अधिकारियों और सामूहिक श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए गए। लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। और जिन लोगों ने काम किया है, एक हमारे प्रभागीय वन अधिकारी हैं जिन्होंने उत्तरकाशी में भूक्षरण के लिए एक नई शुरुआत करी। उन्होंने नई तरीके से वहाँ पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए उन्होंने ये कहें कि एक इनोवेटिव वर्क उन्होंने किया है। ऐसी एक शिक्षक हैं जिन्होंने एक ऐप बनाया। उसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन है और जल संग्रह के क्षेत्र में उन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। तो प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया अफसरों को सम्मानित। 17 अफसरों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सम्मानित किया। अच्छा काम करने वाले अधिकारियों को मिला पुरस्कार। इट एक्ट एज अ वेरी गुड मोटिवेशन। एक प्रोत्साहन मिलता ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी हम काम करते हैं उसका रिकग्निशन ह्यूमन साइकोलॉजी अच्छा लगता है। ये जो अवार्ड की प्रक्रिया भी है, इस प्रक्रिया को भी अगर हम देखेंगे तो एक बहुत ही निष्पक्ष ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया है। बहुत ही अच्छी फीलिंग मुझे आज लग रही है जिस तरह से हम लोगों ने कार्य करवाया। पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि सामूहिक श्रेणी में हमारे को पुरस्कार मिला है, जिसमें कि गंगा कमेटी से संबंधित जो भी काम हम लोग करते हैं। और मैं गंगा कमेटी में क्योंकि सदस्य सचिव हूँ पूरे देहरादून जनपद के लिए, तो लगातार मीटिंग्स करवाना, गंगा कार्यों की समीक्षा करना, गंगा से संबंधित बाकी जो भी निर्देश देने हैं, लगातार मीटिंग्स करनी है। तो उस तरह के काफ़ी कार्य यहाँ से हम लोगों ने करवाए हैं। वहीं देहरादून में सीएम ने हेम्प इंडस्ट्रीज और कल्टीवेशन की नीति को लेकर मीटिंग की। इस दौरान नोडल विभाग के निदेशक ने नीति के ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन दिया। मीटिंग के दौरान कैनवास और औद्योगिक हेम्प की खेती के लिए एनडीपीएस 2021 के लिए बनाए नियम को लेकर कई विभागों के अफसरों के साथ मंथन किया गया। अब कुछ संशोधनों के साथ नीति को कैबिनेट में लाया जाएगा। इस समय पूरी दुनिया में हेम्प फार्मिंग के लिए एक बड़ा लोगों का आकर्षण भी है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अर्निंग काफ़ी ज़्यादा है। और पहाड़ों में जहाँ इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ इसकी बड़ी अनुकूल हैं, किस तरह पहाड़ में एक रिवोल्यूशन आए और किसान की इनकम बढ़े, इसमें हेम्प एक बहुत बड़ा कारगर हथियार साबित हो सकता है। तो उसी को लेकर के, क्योंकि रेगुलेशंस नहीं थे, तो आज इसमें कैसे रेगुलेशंस हों, क्या हों, उसको लेकर के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक थी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के सीमांत जनपद चंपावत में बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल से लगती सीमा पर भी गश्त बढ़ाई गई है। सीमा जो है वो पहले से ही सील है, लेकिन फिर भी 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए हमने विशेष अभियान चलाया और जो भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है उस पर भी हमने विशेष सतर्कता रखी हुई है। इसके अलावा जो हमारे बॉर्डर पर अन्य एजेंसीज हैं, एसएसबी हैं या अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा मिलकर के पुलिस और उनके द्वारा लगातार इसमें चेकिंग की जा रही है। वहीं पौड़ी में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कंडोलिया मैदान में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। तो गणतंत्र दिवस समारोह के लिए रिहर्सल कराई गई। आप ये ध्यान बनाते हैं, सावधान बनाते हैं, यहाँ रहेगी ना। बात अब कुंभ की। हरिद्वार कुंभ मेले की तैयारियां अभी आधी अधूरी ही नजर आ रही हैं। इस बीच केंद्र सरकार की तरफ से भी कुंभ की एसओपी जारी कर दी गई है। सरकार का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग कुंभ में आएंगे उन्हें कोविड की 72 घंटे पहले कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। पेश एक रिपोर्ट। हरिद्वार महाकुंभ की तारीख नजदीक आते ही अब सरकार के साथ ही मेला प्रशासन की बेचैनी बढ़ गई है। आलम यह है कि पिछले कुछ रोज में ही हरिद्वार में अधिकारियों से लेकर
सरकार तक निरीक्षण करने आ चुकी है। रविवार को खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कुंभ के कामों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस बीच केंद्र सरकार ने कुंभ के लिए एसओपी जारी कर दी है। कुंभ के दौरान केंद्र की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। कुंभ मेले के दौरान हर श्रद्धालु को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। भीड़ में जयकारे लगाने पर रोक लगाई गई है। उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। अमरनाथ यात्रा की तर्ज पर श्रद्धालुओं को हेल्थ सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। एसओपी के आधार पर जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की जो बात कही गई है उसके अनुकूल यहाँ पर ये कुंभ संपन्न होगा। उसके अनुसार इस कुंभ को संपन्न कराया जाएगा, चाहे नोटिफिकेशन हो, चाहे तमाम अन्य व्यवस्थाएं हों, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, आरटीपीसीआर टेस्ट हो, जो वहाँ से हमको जो गाइडलाइंस मिली हैं उसके आधार पर ही तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर। गंभीर रूप से बीमार शख्स, बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के कुंभ आने पर पाबंदी है। इसके साथ ही कुंभ के दौरान ड्यूटी करने वाले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाना जरूरी है। शासन की तरफ से केंद्र सरकार से कुंभ को देखते हुए कोविड वैक्सीन की 2 लाख अतिरिक्त डोज मांगी गई है। को 72 घंटे पूर्व का आरटीपीसीआर में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लानी जरूरी है। कुंभ में प्रवेश करने से की मनाही होगी। कुंभ में जो लोग लगे हैं उनके लिए हेल्थ का जो कर्मी हैं वो तो पहले ही से उनको लग जाए। उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी ये वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा भी और वहाँ के लोकल दुकानदार होंगे और तमाम लोग होंगे जो व्यापक जनसंपर्क में आते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से कुंभ के लिए अब गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। जाहिर है अब कुंभ को दिव्य और भव्य करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। समय कम रह गया है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इतने वक्त में तैयारियां पूरी कैसे होंगी। हरिद्वार में कुंभ के काम पहले ही धीमी रफ्तार से चल रहे हैं। कुंभ क्षेत्र में जहां तहां कुंभ के काम आधे अधूरे पड़े हैं, जिससे इस बात की आशंका है कि इस बार कुंभ में ज्यादा रौनक नहीं रहने वाली। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ हरिद्वार से पंकज राणा की रिपोर्ट। यहां तो कुंभ को लेकर तैयारियां भी आधी अधूरी, लेकिन एसओपी हुई जारी। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में 4 फरवरी से प्रदेश के महाविद्यालय और डिग्री कॉलेज को खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि 4 फरवरी को सर्दी की छुट्टियां खत्म होने के बाद प्रदेश के महाविद्यालय डिग्री कॉलेजों को खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं ताकि छात्र कक्षाओं में उपस्थित हो सके। धन सिंह रावत का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई है, इसलिए जल्द से जल्द डिग्री कॉलेज और महाविद्यालयों को खोलकर छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए सभी प्रोटोकॉल को देखते हुए कॉलेजों को खोलने की तैयारी की जा रही है। जैसे आप सबको विदित है कि हमने 1 महीने पहले कॉलेज खोल चुके हैं। प्रैक्टिकल जो हमारे जिन बीएससी में है, एमएससी में है, ज्योग्राफी में है, उन विषयों पे हमने छात्रों के लिए कॉलेज खोल चुके हैं। लेकिन 4 फरवरी से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम सभी छात्रों के लिए कॉलेज खोलेंगे। प्राइवेट कॉलेजों को भी हमने दिशा निर्देश दे दिए हैं कि वो कोविड के जितने भी एसओपी भारत सरकार की है या राज्य सरकार की है उनको ध्यान में रखते हुए कॉलेज खोल सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड में अफसरों के तबादले। बड़ी खबर, 4 आईपीएस अफसरों के हुए ट्रांसफर। तो 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले, 1 आईएएस, 7 पीसीएस अफसरों के तबादले। आईएएस पंकज पांडे को एनएचएम की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी खबर, अफसरों के तबादले। उत्तराखंड से बड़ी खबर, 4 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर, 15 अपर पुलिस अधीक्षकों के तबादले, 1 आईएएस, 7 पीसीएस अफसरों के तबादले। कांग्रेस ने एक बार फिर गैरसैंण का मुद्दा उठाया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार को प्रदेश की स्थायी राजधानी कौन सी होगी ये साफ करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने इस डबल स्टैंडर्ड से और मुख्यमंत्री का जो बयान है ये आंदोलनकारियों की भावना पर चोट है, पूरी तरह से उत्तराखंड विरोधी बयान है। गैरसैंण को हमारे राज्य की राजधानी बनना चाहिए, वो हमारी अस्मिता का प्रतीक है और हमारे जो शहीद हुए हैं आंदोलनकारी, ये उनकी भावना की रक्षा करने वाला काम है।
उस गैरसैंण पर कांग्रेस ने जो काम किया हरीश रावत जी के कार्यकाल में, वो वहाँ पर दिखाई दे रहा है। भाजपा ने इन 4 सालों में 4 रुपये वहाँ पर खर्च नहीं किए। गैरसैंण के बहाने एक बार फिर से भाजपा पर निशाना। खबरों में बढ़ेंगे आगे। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान प्रेमचंद अग्रवाल ने भगवान नरसिंह के दर्शन किए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष उर्गम घाटी के लिए रवाना हो गए। दरअसल ये प्रेमचंद अग्रवाल का निजी दौरा है। वहीं धारचूला के स्वास्थ्य केंद्र कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। वैक्सीन की 480 डोज पहली खेप वहां पहुंची है, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन के साथ टीकाकरण शुरू कर दिया गया है। तो धारचूला में पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। हालांकि मोबाइल कनेक्टिविटी की वजह से वैक्सीनेशन में दिक्कतें आ रही हैं। पहले चरण में 100 हेल्थ वर्कर्स को ही टीका लगाया गया। मैं धारचूला की पहली फर्स्ट लाभार्थी हूँ जिसने वैक्सीन लगाया है। जिस तरह लोग अफवाहें फैला रहे थे कि वैक्सीन लगाने से बहुत लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन मुझे अभी कोई परेशानी नहीं फील हो रही है। वहीं रामनगर में कोविड वैक्सीन का टीका लगाया गया। इस दौरान अस्पताल के सीएमएस ने भी टीका लगवाया। टीकाकरण के दौरान कई हेल्थ वर्कर को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। उधर हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में सफाई करने गए नगर निगम के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है। आरोप है कि नगर निगम कर्मचारी की 3 लोगों ने पिटाई कर दी। पीड़ित कर्मचारी ने इसकी शिकायत पुलिस से की है। कर्मचारी राजेश का कहना है कि जब वो बनभूलपुरा क्षेत्र में सफाई करने के लिए गया तो नईम नाम के एक शख्स ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी लाठी डंडों और चेन से बुरी तरह से पिटाई की। उधर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये ऊपर से आए और इन्होंने ये खाए थे, जो भी थे, हाथापाई शुरू कर दी। मैं वहाँ सफाई की व्यवस्था करता हूँ वहाँ और आपसे नहीं, मैं 7 साल से करता हूँ। मैं इनसे बोल रहा था, मैंने कहा भैया मुझे क्यों मार रहे हो तुम? कोई सुन ही नहीं रहा था। ये मतलब मारने में इन पे डंडे भी थे, चेन थी बड़ी मोटी मोटी, जो मेरी पीठ पर निशान भी है अभी। पीड़ित है उसके भाई के द्वारा एक तहरीर दी गई है थाने में कि उसका भाई जो है रोज की भांति सफाई करने गया था बनपुरा थाना क्षेत्र में। तो उसके साथ में एक नईम नामक व्यक्ति ने और उसके साथ 2-3 लोग थे, मारपीट करी और जाति सूचक शब्द कहे हैं। तो ये आरोप है उसका। तो इसमें अभी जो है उसकी तहरीर। उधर हरिद्वार में कुंभ से पहले एक अच्छी शुरुआत हुई है। मोतीचूर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर की शुरुआत हो गई है। इस फ्लाईओवर की लंबाई 2 किलोमीटर 700 मीटर के करीब है, जिसे प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर कहा जा रहा है। इस फ्लाईओवर के बनने से देहरादून और ऋषिकेश की तरफ जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। किसी भी सफ़र का मज़ा अच्छी और शानदार सड़कों के साथ होता है। सफ़र उतना ही खूबसूरत होता है जितनी सड़कें अच्छी होती हैं, लेकिन सफ़र का रोमांच बढ़ाने के लिए कुछ अलग चाहिए होता है। और मैं इस समय मोतीचूर एलिवेटेड ब्रिज पर हूँ। ये उत्तराखंड का सबसे लंबा पहला एलिवेटेड ब्रिज है और यहाँ हमेशा जाम की दिक्कतें होती थी। और ये राजाजी टाइगर रिजर्व के बीच से होकर निकल रहा है और इसका सफ़र का मज़ा बिल्कुल अलग है। क्योंकि यात्रा, जैसा मैंने अभी आपको बताया, सड़कें बेहतरीन होने के साथ सफ़र बहुत बेहतरीन हो जाता है। लेकिन जब सफ़र के साथ साथ रोमांच की आवश्यकता हो, रोमांच पैदा करना हो, तो ऐसा एक्सप्रेसवे, ऐसा एलिवेटेड ब्रिज जो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र से होकर गुजरता हो। और ये वही क्षेत्र है जहाँ पर राजाजी की टाइगर रिजर्व के बीच से इस एलिवेटेड रोड को बनाया गया है। ये NHAI की नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक बहुत ही खूबसूरत पहल है और एक बहुत खूबसूरत काम है। और इससे महाकुंभ में आने वाली भीड़, जो जाम लगता था, वो तो दूर होगा ही। इसके अलावा भी यहाँ से ये एक मेन रास्ता है जो देहरादून भी जाता है हरिद्वार से होकर, और ऋषिकेश होते हुए 4 धाम यात्रा में भी ये सहभागी बनता है। तमाम यात्री, तमाम तीर्थयात्री इसी से निकलते हैं। कुंभ होगा, कुंभ के बाद कावड़ यात्रा होगी, कावड़ यात्रा के बाद 4 धाम यात्रा होगी। तो उन सभी में ये विकास के लिए ही नहीं, पर्यटन के लिए, तीर्थाटन के लिए ये एलिवेटेड ब्रिज एक मील का पत्थर साबित होगा। और इसीलिए इस एलिवेटेड रोड को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। इसके ऊपर से सफ़र करने का अलग ही मज़ा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ देखा, बहुत सारे यात्री यहाँ से निकल रहे थे और उन्होंने अपनी गाड़ियाँ रोकी, बच्चों को वाइल्ड लाइफ दिखाने की कोशिश कर रहे थे। चूँकि वाइल्ड लाइफ का विचरण का समय सुबह और शाम होता है, इसलिए संभावना नहीं होती। मेरे दोनों तरफ डेंस फॉरेस्ट है और इस बीच में एलिवेटेड ब्रिज को इसको बनाया गया है। अपने सहयोगी कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ मोतीचूर एलिवेटेड ब्रिज से ABP गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। कुंभ के दौरान जाम से मिलेगी निजात, एलिवेटेड ब्रिज का
उद्घाटन हुआ, शुरुआत हो गई है और अब लोग अपना सफर कम समय में पूरा कर सकेंगे। तो कुंभ के दौरान जाम से दो चार होना पड़ता था, लेकिन अब इस एलिवेटेड ब्रिज की शुरुआत से लोगों का सफर आसान होगा। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन शाम 7:30 बजे देखना ना भूलें हमारी विशेष पेशकश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। उत्तराखंड के उच्च शिक्षा और राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी पहुंचकर नवनिर्मित कंडोलिया पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान धन सिंह रावत ने पार्क के नए लुक की तारीफ की। इस पार्क का उद्घाटन 28 जनवरी को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। ओपन थिएटर से लेके बच्चों के खेल से लेके सब प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं हैं और पूरे उत्तराखंड में अपने आप में एक अद्भुत पार्क बनना है। और इस पार्क के लिए राज्य सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ से ज़्यादा जो है पैसे दिए हैं, जिला प्लान में भी दिए हैं। और वहीं राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा पिथौरागढ़ पहुंचे। प्रदीप टमटा का कहना है कि टनकपुर से पिथौरागढ़ तक बन रही ऑल वेदर रोड चीन सीमा तक बनाई जाए। टमटा का कहना है कि जब सरकार ऑल वेदर रोड सामरिक लिहाज से अहम रोड है तो इसी चीन सीमा तक इसे क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए। हमारा एक 3 सवाल है भारत सरकार से। आप सुप्रीम कोर्ट में कह रहे हैं कि ऑल वेदर रोड सामरिक रूप से महत्वपूर्ण चीन सीमा तक सेना की सप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है, और वहीं टनकपुर से पिथौरागढ़ तक ही आपके ऑल वेदर रोड का हिस्सा है, जबकि पिथौरागढ़ से सीमा लगभग 150 किलोमीटर ऊपर गुंजी तक है। तो हम अनुरोध भी करते हैं, व्यक्तिगत केंद्रीय मंत्री से भी मिल चुके हैं, क्यों नहीं पिथौरागढ़ से गुंजी रूपे रोड को ऑल वेदर रोड का हिस्सा बनाए। वहीं मसूरी से लगते जौनपुर इलाके में गौशाला में आग लग गई। आग में गौशाला में मौजूद कई मवेशी बुरी तरह से झुलस गए। इस दौरान 20 बकरियों और 2 गायों की मौत हो गई। बताया जा रहा है ठंड की वजह से गौशाला के बाहर आग लगाई गई थी। आशंका है कि इसी वजह से आग लगी होगी। उधर इस हादसे के बाद पीड़ित किसान की तो मानो कमर ही टूट गई है। 11 बजे यहाँ पहुंचे हैं तो हमें 20 बकरी जली हुई मिली और एक जोड़ी बैल और 1 बछड़ा बिल्कुल मृतक मिला है, और सारी छानी जो है जल के भस्म हो रखी थी। अभी आग का पता नहीं लग पाया कि किसने आग लगाई है, पर हो सकता है हम ये शक कर रहे हैं कि किसी शरारती तत्वों ने जो है रात को आग लगा के अपने आप फरार हो गए, भाग गए। वहीं मतदाता दिवस के मौके पर हरिद्वार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। डीएम रविशंकर ने रैली को देवपुरा चौक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली में छात्रों और एनसीसी कैडेट्स ने हाथ में बैनर लेकर लोगों को जागरूक किया। तो उनको जो है एक मोटिवेशन भी कर रहे हैं कि जो है सभी अपना जो है मताधिकार का जो है प्रयोग करने के लिए, इसमें हमारा जो लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा एक अभियान है इसमें जुड़ जाएं करके। तो मैक्सिमम जो है इसमें हर जगह में जो है हमने कार्यक्रम रखा है। कोविड का जो समय का मद्देनज़र रखते हुए कार्यक्रम को जो है यथासंभव सीमित रखा। उत्तरकाशी में पर्यटन की संभावनाओं पर जोर दिया जा रहा है। जीएमवीएन के निदेशक लोकेंद्र बिष्ट मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने जिले में निगम आवास गृहों को लेकर चर्चा की। लोकेंद्र बिष्ट ने कहा कि चिलियानी सौड़ में आज तक निगम का आवास गृह नहीं बना है। निगम के निवेशक का मानना है कि चिलियानी सौड़ अहम पड़ाव है और हवाई पट्टी होने की वजह से यहां पर्यटन की संभावनाएं हैं, इसलिए यहां पर जीएमवीएन का आवास गृह बनना चाहिए। लोकेंद्र बिष्ट का कहना है जल विद्युत निगम जल्द ही निगम के पर्यटक गृह में के लिए जमीन उपलब्ध कराएगा। में एक हमारा निर्माणाधीन बंगला है जो झील के उस पार है, उसको तत्काल जनता को समर्पित करना है। उस पर आगे तेजी से काम हो रहा है। तीसरा हमारा भटवाड़ी में है, जो एक बंगला 2010 के जो लैंडस्लाइड हुआ था भटवाड़ी में, उसमें वॉश आउट हो गया था, तो वहाँ पे ज़मीन उपलब्ध कराना और बंगले का निर्माण करना। और चौथा हमारा जो मांग थी वो भैरव घाटी के बंगले को लेके थी कि जो आधा बन गया और आधा उसमें अभी निर्माण कार्य होना था, उसके टेंडर हो गए हैं, तो आने वाले 6 महीने वो तैयार हो जाएगा। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो हमारा चौरंगी खाल, जो पर्यटन क्षेत्र का सबसे बड़ा केंद्र है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जोशीमठ स्थित गढ़वाल स्काउट में सेना का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विजय मशाल यात्रा के गढ़वाल स्काउट पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। यह मशाल यात्रा 24 जनवरी को जोशीमठ पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया गया। अच्छा,
और रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, 7 डिप्टी कलेक्टरों की कुंभ में तैनाती इस वक्त की बड़ी खबर। अलग अलग जिलों से 7 पीसीएस अफसर भेजे गए कुंभ। योगेश सिंह, संतोष कुमार पांडे, अभय प्रसाद, वाजपेयी, सुंदर सिंह, अनुराग आर्या, अनिल शुक्ला, गौरव पांडे को कुंभ भेजा गया।